हम लोग संधि ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एक छोटा सा उपकरण है जिसमें दो एनपी संधियाँ होती हैं, एक यहाँ इमिटर और बेस और एक कलेक्टर और बेस के बीच। अब इस ट्रांजिस्टर का हम जो उपयोग करते हैं वो ट्रांजिस्टर के अध्ययन करने के लिए तीन विन्यास का इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह से ट्रांजिस्टर जोड़े जाते हैं। हमें जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर कुल तीन टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल ये बेस का है, एक इस इमिटर का है और एक इस कलेक्टर का है। लेकिन जो भी हमारी लाइनें होती हैं जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ पर हमको चार ज़रूरत रहती हैं। दो से इन्फॉर्मेशन आती है, दो से इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है। जिससे इन्फॉर्मेशन आती है उसको इनपुट कहते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है, सूचनाएं बाहर जाती हैं, या हमारा जो भी स्पंद है या जो भी हमारी सूचनाएं हैं निकलती हैं उसे हम आउटपुट या निर्गत कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चार तार चाहिए, दो जाने वाला दो आने वाला, और इसमें तीन ही है, तो कोई एक ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। तो अब किसको कॉमन किया जाए, इस आधार पर तीन प्रकार के परिपथ बनाए जाते हैं, तीन प्रकार के सर्किट बनाए जाते हैं। पहला है जिसमें बेस को उभयनिष्ठ बना देते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में यहाँ पर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीर का निशान ऊपर की तरफ रहता है। विन्यास तो किसी का भी होगा, वो इसी तरह रहेगा, चाहे एनपीएन का हो चाहे पीएनपी का हो, लेकिन उसमें ये निशान अलग अलग होगा। अब ये इसमें कॉमन बेस है, जो आधार है उसको उभयनिष्ठ लिया गया है। इन दोनों के बीच सूचना इसमें जाती है और इन दोनों के से हमको निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर निवेशी क्यों करते हैं, निर्गत क्यों मिलता है? क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारे कई उपयोगों में आता है। कई उपयोग है। ऑसिलेटर का काम करता है, यानी ये कंपन पैदा करता है, तरंगों को पैदा करता है। दूसरा, ये छोटे कंपनों को बड़े कंपनों में बदलता है, छोटी आवाज़ को बड़ी आवाज़ में बदलता है। हम लोग देखते हैं माइक से आदमी बोलता है और एक एम्पलीफायर रहता है और लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो जो माइक से बोलता है, ये माइक यहाँ कनेक्शन होगा और लाउड स्पीकर का इसके बीच कनेक्शन होगा। आउटपुट का मतलब जो बाहर हमको प्राप्त होता और इनपुट का मतलब जो हम इसमें लगाते हैं। एक दूसरे प्रकार का विन्यास है जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। इसमें जो हमारा इमिटर है, इमिटर को कॉमन कर दिया गया है। एक तरफ बेस है, दूसरी तरफ कलेक्टर है। आधार और इमिटर के बीच, आधार और उत्सर्जक के बीच हम इनपुट लगाते हैं और कलेक्टर और इमिटर के बीच हमको आउटपुट मिलता है, निर्गत मिलता है। यानी अगर हम इसको एम्पलीफायर की तरह प्रयोग करना चाहें तो हम इसमें माइक लगाएंगे इन दोनों के बीच, और इन्हीं दोनों के बीच इधर कलेक्टर और इसके बीच हम लाउड स्पीकर लगाएंगे। इसी तरह से उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, जिसमें कलेक्टर को हमने उभयनिष्ठ बना दिया। यहाँ पर संग्राहक दोनों के बीच में है, एक तरफ बेस है, एक तरफ इमिटर है। इमिटर और कलेक्टर के बीच हम आउटपुट लेते हैं और निवेशी और बेस और कलेक्टर के बीच हम इनपुट करते हैं या निवेश लगाते हैं। इसमें किसी का धारा गेन अधिक है, धारा का प्रवर्धन ज़्यादा है, किसी का वोल्टेज का प्रवर्धन ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी का इनपुट रेजिस्टेंस कम है। इस तरह से अलग अलग इनके हमें उपयोग और फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ जिसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं या जिसका हमको पढ़ना है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इन दोनों को हमको नहीं पढ़ना है, हमें इसी को पढ़ना है क्योंकि यही ज़्यादा उपयोगी भी है, इसका ज़्यादा उपयोग भी हम लोग करते हैं। तो ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को हम पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का हम कनेक्शन बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं। फिर उसके इनपुट और आउटपुट में जो हमें मिलता है
धारा और वोल्टेज उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास को अध्ययन करते हैं आगे। अब ये जो हम लोग ट्रांजिस्टर में किसी भी विन्यास में उसका अभिलक्षण वक्र पढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट, इनपुट के वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उसकी धारा में क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार का परिवर्तन होता है, जबकि आउटपुट का वोल्टेज हम फिक्स रखें, उसमें परिवर्तन न करें। इसी तरह से इनपुट की धारा में जो परिवर्तन है उसको फिक्स रखें और आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट धारा में क्या परिवर्तन होता है उसे हम निर्गत अभिलक्षण वक्र कहते हैं। तो इनपुट यानी जहाँ हम लगाते हैं उसमें विभव और धारा में क्या संबंध है और आउटपुट में विभव और धारा में क्या संबंध है, इसके वक्र को अभिलक्षण वक्र कहते हैं। इस वक्र से धारा और विभव के संबंध का स्पष्ट रूप से संबंध का पता चल जाता है और ये हमारी आवश्यकता रहता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम उस ट्रांजिस्टर का उपयोग कैसे करेंगे ये निश्चित हो जाता है। अब यहाँ पर तीन तरह से अभिलक्षण वक्र तीन तरह के बनाते हैं। एक तो निवेशी अभिलक्षण वक्र कि जहाँ पर हम लगाते हैं, इनपुट करते हैं कोई भी संकेत, कोई भी विभव, वहाँ पर विभव और धारा में क्या संबंध है, कैसा परिवर्तन होता है, जबकि इधर के विभव में कोई परिवर्तन न करें। फिर आउटपुट निर्गत अभिलक्षण वक्र, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए हम इसकी धारा को फिक्स कर देंगे, इसमें परिवर्तन न होने पाए। फिर इसके परिवर्तन से इसकी धारा में क्या परिवर्तन होता है उसको कहते हैं निर्गत अभिलक्षण वक्र। और एक तीसरा है कि इसकी धारा में परिवर्तन से और इसकी धारा में क्या परिवर्तन होगा, इसको कहते हैं अंतरण अभिलक्षण वक्र। यानी इनपुट धारा परिवर्तन और आउटपुट धारा परिवर्तन के संबंधों को अंतरण अभिलक्षण वक्र कहते हैं। अब यहाँ पर इसका अध्ययन करने के लिए इसका हमने आपको बताया कि निवेशी अभिलक्षण वक्र, ये निवेशी अभिलक्षण वक्र इस समय हम मान ले देखें, ये उसी का ग्राफ है निवेशी का, ये निवेशी का ग्राफ है। निवेशी वक्र, ये निवेशी अभिलक्षण वक्र है। इसमें अध्ययन करने के लिए इसका वोल्टेज निवेशी का करेंगे इनपुट का, तो इसके वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे और इसकी धारा में परिवर्तन होगा, तो इनके नापने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब वोल्टेज में परिवर्तन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हम अभिनत लगाते हैं वो फिक्स नहीं लगाते, बल्कि अभिनत हमने ये लगा दी, जो बैटरी लगाई है, चूँकि ये बेस पर लगाई गई है बैटरी, इसलिए इसको रखा बी बैटरी है ये। यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया जिससे कि इसको ऊपर नीचे खिसका करके और जो वोल्टेज है इसको हम नियंत्रित कर लेते हैं। अब जिसको खिसकाते जाएंगे तो ये वोल्ट मीटर से इसके और इसके बीच का वोल्टेज, यानी इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज बदलेगा, जो हम इस वोल्ट मीटर से पढ़ लेंगे। हमें जानते हैं कि जो अग्र अभिनत लगाई जाती है, इमीटर हमेशा अग्र अभिनत होती है, बेस के सापेक्ष अभिनत। चूँकि ये NPN है इसलिए इसको ऋण से जुड़ना चाहिए, इसलिए ये बैटरी की ये ऋण से जुड़ा हुआ है और ये बैटरी के धन से जुड़ा हुआ है, इसका बेस। तो ये तो हुआ अग्र अभिनत। इसमें वोल्टेज को जब हम बदलते हैं, जैसे जैसे इसको खिसकाते हैं इसका वोल्टेज बदलता है, इसके धारा में परिवर्तन होता है। धारा को चूँकि बहुत ही कम धारा होती है, बहुत छोटी धारा होती है, माइक्रो एम्पियर में होती। वोल्टेज बी का मतलब बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, इसके बीच का वोल्टेज है ये, और ये बेस के अंदर बहने वाली धारा है। तो ये वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ दिया गया है।
पहले शुरू में जब वोल्टेज बहुत ही कम रहता है तो धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, धारा लगभग नगण्य रहती है, शून्य रहती है। लेकिन एक छोटा सा वोल्टेज 0.3 वोल्ट ऐसा आता है कि उसके बाद धारा का मान बढ़ता है और तेज़ी के साथ बढ़ता है। ये न्यूनतम वोल्टेज जिसके बाद धारा का मान बढ़ना शुरू करता है, इसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। ये इसका नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज। समानता ट्रांजिस्टरों के लिए ये लगभग 3 वोल्ट के करीब होता है। इसको कहते हैं हम नी वोल्टेज। नी माने वैसे घुटने को नी कहते हैं, जिसके सहारे हम उठ सकते हैं, क्योंकि यहीं से ये धारा का मान उठता है, बढ़ता है, और इसलिए हम इसको नी वोल्टेज कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि ये टेढ़ा है। इसका मतलब इसके हर जगह अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका ढलान अलग अलग आएगा, और जो इस पर खींची जाएगी स्पर्श रेखा, उसका ढलान यानी बी और यानी इसके दोनों के जो परिवर्तनों का अनुपात आएगा वो इनपुट रेजिस्टेंस को बताएगा। तो इसकी सहायता से हम इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस RI बराबर हो जाएगा डेल्टा VBE, इसमें परिवर्तन, बटा डेल्टा IB, इसमें परिवर्तन। जबकि यहाँ क्या वोल्टेज फिक्स रहे, BCE स्थिर है। ये लाइन खींच दिया, इसका मतलब स्थिर है। BCE में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके वोल्टेज में परिवर्तन, इसके धारा के परिवर्तन का जो अनुपात आता है वो आंतरिक इसका जो है निवेशी इनपुट रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है, ये टेढ़ा है ग्राफ, इसलिए इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध है ये। गत्यात्मक माने बदलने वाला, गत्यात्मक यानी डायनामिक। एक गत्यात्मक प्रतिरोध है, स्थिर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा निवेशी अभिलक्षण वक्र। अब इसी की सहायता से हम निर्गत अभिलक्षण वक्र भी देखते हैं। निर्गत अभिलक्षण वक्र में हम इस धारा को फिक्स कर देते हैं, यहाँ की धारा को फिक्स कर देते हैं, फिर इसके वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी व्यवस्था की गई है, इसके वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं। इसके तुलना में, बेस के तुलना में ये प्लस रहता है। तो देखिए बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, ये बेस है, बेस के तुलना में ये प्लस है। ये जो पश्च अभिनति है और ये अग्र अभिनति है, इसको पश्च अभिनति जोड़ा गया है। अब धारा IB को स्थिर कर दिया और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम BCE में परिवर्तन करते हैं। BCE में जब धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। अब आइए उसका अभिलक्षण वक्र बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा आएगा। इसमें हम लोग ये निर्गत अभिलक्षण वक्र है, निर्गत अभिलक्षण वक्र। ये इसमें हमने IB धारा को फिक्स कर दिया। ये इनपुट है जहाँ पर हम धारा को लगाते हैं, ये इनपुट है। लेकिन आउटपुट को हमने इसके VCO को, इसके वोल्टेज को, जो इमिटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज है, इसमें हम वोल्टेज को लगाते हैं और इसमें धारा को हम नोट करते जाते हैं। इसमें धारा फिक्स है, इसलिए ये हमको इस प्रकार का लेखाचित्र मिलता है। जब ये IB का मान 0 रखते हैं, अलग अलग IB की मान को हम फिक्स करके ग्राफ खींचते हैं। अगर IB के मान को फिक्स कर दें, 0 कर दें, यानी हम IB बिल्कुल ना लगाएं, तो भी इसमें इस परपथ में धारा बहती है। IB लगाने पर शुरू में तो बहुत थोड़ी और बाद में इसके अंदर
लेकिन इसके नीचे फिर इससे कम धारा नहीं बहती, यानी ये सबसे न्यूनतम है। इसके नीचे का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को संतब्ध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इससे कम पर धारा का प्रवाह नहीं होता। इस स्थिति में यहाँ पर जो हमारा BC लगा हुआ है, जो BB लगा हुआ है, दोनों ये रिवर्स बायस हो जाते हैं। ये दोनों रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनत हो जाते हैं, और इसीलिए इसे हम संतब्ध क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र संतब्ध क्षेत्र है, इसमें कोई भी धारा इसमें नहीं बहती, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो धारा है IC उसका मान यहाँ यानी इसके नीचे 0 है। IB पर यह धारा प्राप्त होती है थोड़ी सी, लेकिन इसके नीचे कोई भी धारा हमको प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसको संतब्ध क्षेत्र या कट ऑफ रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग ये है कि इस क्षेत्र में हम ट्रांजिस्टर को ला करके यानी IB को 0 करके हम इसको स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ क्षेत्र है, ये धारा को कट कर देगा, इससे तुरंत नीचे कट कर देगा। तो ये एक स्विच की तरह से काम करेगा। इसका ये क्षेत्र जो है क्षेत्र नंबर 1, ये संतब्ध क्षेत्र कट ऑफ रीजन, जहाँ पर कि इसका व्यवहार दोनों का BC और BB दोनों का रिवर्स बायस है, जबकि इससे रिवर्स बायस होना चाहिए, इसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी ये पश्च अभिनत और ये अग्र अभिनत में हो, लेकिन यहाँ पर दोनों पश्च अभिनत में हो जाते हैं क्योंकि कम है इनके वोल्टेजेस, और इसलिए ये संतब्ध क्षेत्र कहलाता है। इसके आगे दूसरा क्षेत्र इसका आता है नंबर 2। इस क्षेत्र को अगर देखिए तो यहाँ पर जो भी धारा है IC का मान वो IB पर निर्भर इस बीच में नहीं करता। इस क्षेत्र को संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र है। यहाँ की धारा IB की धारा से मुक्त है। इस क्षेत्र में दोनों अग्राभिनत हो जाते हैं, यानी जो हमारा कलेक्टर है वो भी अग्राभिनत हो जाता है और हमारा इमिटर भी अग्राभिनत हो जाता है इस क्षेत्र में। यानी इस ट्रांजिस्टर में अभिनत के बदल जाने से ये क्षेत्र अलग अलग व्यवहार करते हैं। यहाँ पर दोनों पश्च अभिनत में होते हैं कट ऑफ रीजन में। यहाँ पर जो ये है हमारा संतब्ध क्षेत्र, यहाँ पर इस क्षेत्र में दोनों अग्र अभिनत हो जाते हैं, इस क्षेत्र में दोनों पश्च अभिनत हो जाते हैं। इसके बाद क्षेत्र 3 आता है, जिसमें कि कलेक्टर पश्च अभिनत और इमिटर अग्र अभिनत हो जाता है। और ये जो क्षेत्र बीच का है, इसमें हम देखते हैं कि धारा का मान थोड़ी देर में स्थिर हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। मान लिया 25 माइक्रो एम्पियर पर हमने फिक्स कर दिया बेस को, तो हमको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक धारा फिक्स मिलेगी, कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ये जो इसका क्षेत्र है ये इसका सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। ये इसका एक्टिव क्षेत्र है, ये सक्रिय क्षेत्र है। ये इसका सक्रिय क्षेत्र है। इसका ही उपयोग हम प्रायः करते रहते हैं प्रवर्धन के लिए, छोटे कंपनों को बड़े कंपनों में बदलने के लिए, एम्पलीफायर के लिए। जो एम्पलीफायर्स हम देखते हैं प्रयोग करते रहते हैं लोग, लाउड स्पीकर बजता रहता है, आवाज़ तेज़ होती रहती, उसमें जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, जो प्रवर्धक लगा हुआ है, हम ट्रांजिस्टर के इसी क्षेत्र का प्रयोग उसमें करते हैं। इससे छोटे छोटे कंपन हमारे बड़े बड़े कंपनों में परिवर्तित हो जाते हैं, आवाज़ हमको तेज सुनाई पड़ने लगती है। ये हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर विन्यास का निर्गत अभिलक्षण वक्र। अगला है अंतरण अभिलक्षण वक्र। अंतरण अभिलक्षण वक्र में इसके धारा में परिवर्तन के कारण इसके धारा में परिवर्तन होता है। यानी धारा IB में यदि परिवर्तन करें तो IC भी बदल जाती है, और ये समानुपात में परिवर्तन होता है। यदि इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा आती है, सीधी रेखा। ये आपका
IB है, ये IC है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो क्योंकि इसमें जो परिवर्तन आता है वो समानुपात में आता है। अब हमारा जो ये निर्गत अभिलक्षण वक्र है, इसमें वोल्टेज, इसका जो यानी IB में परिवर्तन और IC का जो परिवर्तन आता है, इसके अनुपात को हम धारा गेन कहते हैं। कितने गुना धारा हमको प्राप्त होती है, इसी को धारा प्रवर्धन भी कहते हैं। धारा गेन को बीटा से दिखाते हैं। यह बराबर होता है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, जबकि इसके वोल्टेज को फिक्स रखा जाए, BCE को स्थिर रखा जाए। इसको कहते हैं धारा गेन यानी धारा लाभ, करंट गेन जिसी को बोलते हैं करंट गेन, या इसी को धारा प्रवर्धन भी कहते हैं। बीटा ध्यान रखेंगे, ये बीटा कहते हैं जब इसको हम कॉमन इमिटर विन्यास में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जब हम कॉमन बेस में प्रयोग करेंगे तो उस समय इसी को अल्फा कहते हैं। और उस समय इसका फार्मूला दूसरा हो जाएगा। फार्मूला इसका ये है, आउटपुट धारा परिवर्तन अपान इनपुट धारा परिवर्तन। तो जब बेस बीच में रहेगा और इधर इमिटर रहेगा तो फिर वहाँ पर इनपुट डेल्टा IE हो जाएगा और आउटपुट डेल्टा IC हो जाएगा। वो आगे हम लोग प्रवर्धन पढ़ेंगे तो उसमें उसकी गणना करेंगे। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम ट्रांजिस्टर के का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो ज्ञात करते हैं और किस तरह उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है, किस किस उपयोग में आता है, उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व का व्यवहार कैसा होता है। ये हुआ हमारा ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र के बारे में। तो बस आज तो इतना ही।